तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016, यह तारीख आपको भी याद होगी, 8 नवंबर 2016 यह वो वक्त था, वो तारीख थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि देश के नाम संदेश देते हुए आधी रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान देश के प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री की घोषणा 4 घंटे बाद ही पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। वो फैसला सही था या गलत? देश में हर चौक चौराहे पर एक ही सवाल, एक ही बहस, फैसला सही या गलत। मगर अब केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी, सही ठहराया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी माना कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 से, यानी कि बहुमत से सुनाया। एक जज ने इस पर अपनी अलग राय रखी। सरकार की तरफ से आनन फानन में सुनाए गए इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल मिलाकर 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 58। और इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने आरबीआई के कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल करने में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट में सभी की सुनवाई एक साथ करने का आदेश बाकायदा दिया गया था। सरकार ने यह तर्क दिया कि यह जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काला धन और इनकम टैक्स चोरी जैसी जो समस्या है जिससे देश जूझ रहा है, उससे निपटने की प्लानिंग का यह हिस्सा है और यह असरदार तरीका था। सरकार का तर्क, यह इकोनॉमी पॉलिसीज में बदलाव से जुड़ी हुई सीरीज का सबसे बड़ा कदम था जो सरकार ने कहा। अब इसको लेकर एक गजब सी सियासत शुरू हुई और कांग्रेस ने यह कहा कि यह फैसला प्रक्रिया पर, और यह फैसला सियासत के नजरिए से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राफेल के बाद अब नोटबंदी पर कांग्रेस को यह झटका माना जा रहा है। मगर कांग्रेस यह कह रही है कि फैसला नोटबंदी की प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं है, नतीजे पर नहीं है। और बीजेपी झूठ ना फैलाए। हमारे सवाल जस के तस है कि नोटबंदी क्यों की गई आखिरकार। तो ऐसे में आज यह सवाल पूछेंगे कि क्या नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही? क्या वाकई में नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही? और सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस के हाथ से नोटबंदी का मुद्दा अब निकल गया? राफेल के बाद नोटबंदी पर क्लीन चिट के मायने क्या है? हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा कुछ बयान हैं पक्ष के और विपक्ष के, सुनिए और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, जहां बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले ये 2 बयान सुनिए। ये इन सम एंड सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो सील्ड कवर में वो भी दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। The Honorable Supreme Court, by a majority judgment, found the entire decision-making process to be fair and reasonable. दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि the government has got the right and discretion to undertake economic policy. एक चीज मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों एमएसएमई का विनाश हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ, लाखों परिवारों की रोजगार गई और हमारे अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैला रही है कि नोटबंदी के फैसले पर मोहर लग गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। ये गलत है। न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के प्रभाव पर कोई टिप्पणी की, न परिणाम पर कोई टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो आरबीआई एक्ट 1934 का है उसका सेक्शन 26(2) का पालन हुआ, बस, इससे आगे और कुछ नहीं। यहां तक कि एक न्यायाधीश ने तो यह भी कहा कि यह फैसला संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। तो फैसले पर भी और फैसले की प्रक्रिया पर भी एक सवाल तो वहां से भी आया है। हमारे सवाल जस के तस हैं। नोटबंदी से हमारा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों ने नौकरियां गंवाई, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई, आतंकवाद जस का तस, काला धन जस का तस, और जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में वो वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं हुई, कैशलेस इकोनॉमी हुई नहीं है। तो कोई भी प्रभाव, किसी भी प्रभाव की कसौटी पर नोटबंदी खरी नहीं उतरती। हमारा विरोध बिल्कुल जैसा परसों था, कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये तो मसला रहा राजनीतिक, और राजनीतिक मसले को लेकर सियासी तू मैं जारी है, लेकिन वो अहम सवाल जो अभी भी इस चर्चा से गायब है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रीतपाल सुलेजा साहब जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक है। और कुछ ही देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे गुर्रेज शेख, जो कि बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता हैं और पार्टी के अनुभवी चेहरों के साथ साथ आर्थिक नजरिए से भी अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हैं। और कुछ ही देर में विनय मिश्रा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में प्रेम जी आपसे करना चाहूंगा। तो यानी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम मोहर, अब यह बात साफ हो गई कि नोटबंदी को लेकर जो मसला विपक्ष ने उठाया वो धराशायी हो गया। क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की, मायने क्या है इसके? बिल्कुल तिलक जी, ये सत्ताधारी दल के लिए बहुत बड़े सुकून का अवसर है नए साल पर कि सुप्रीम कोर्ट के 58 याचिकाओं को जो नोटबंदी के फैसले पर उंगली उठा रही थी उसको खारिज किया। तो आपत्तियां खारिज हुई हैं, लेकिन आपत्तियां क्या थी यह भी जानना जरूरी है। और आपत्तियां जो बातें सुप्रीम कोर्ट लेकर सामने आई हैं वह भी, क्या नोटबंदी, उसके मकसद, उसके प्रभाव सबको एड्रेस करती है कि नहीं, यह भी महत्वपूर्ण बात है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में का फैसला 4-1 से है, तो एक अंतर विरोध तो उस फैसले में ही है कि ये सर्वसम्मति का फैसला नहीं। लेकिन ये नोटबंदी हुई तो क्या
इस बात को ठहरा देने से कि ये विधिवत हुई थी, यानी ये जो प्रश्न था कि आरबीआई से पूछ के हुआ कि नहीं हुआ, कि आरबीआई ने उनसे सरकार से सलाह मांगी या सरकार ने आरबीआई से सलाह मांगी, ये तकनीकी तौर पर ये प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार के पक्ष में गया नहीं है। नहीं, 5 में से 4 जज अगर उस प्रक्रिया को लेकर सहमति जता रहे हैं तो एक परसेप्शन और नैरेटिव नोटबंदी को लेकर जो विपक्ष ने खड़ा किया था, क्या ये सीधे तौर पर धराशायी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि आपने जिस नीति को गलत ठहराया कोर्ट ने उसे सही ठहरा दिया? देखिए, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते, होता हुआ मानना पड़ेगा क्योंकि 4-1 का फैसला है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब बातचीत के दौरान ये कहता है कि हम पुरानी बातों को रिवर्स तो कर नहीं सकते, तो ये अगर एकेडमिक मकसद से इसको समझना है तो हम इसकी सुनवाई क्यों करें, तो फिर कई बातें पैदा होती हैं कि आप अनमने ढंग से क्यों देख रहे हैं पूरे मामले को। सुप्रीम कोर्ट एकेडमिक ढंग से इसको नहीं देखना चाहता, तो फिर इस बात का उत्तर देने के लिए क्यों सामने आया कि ये विधिवत सही था या विधिवत सही नहीं था। बाकी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो पूरा नोटबंदी लाया गया, जिस मकसद से लाया गया, उस मकसद वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जनता की जो तकलीफें थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार नहीं किया। नहीं, मसला प्रक्रिया का था ना, तो प्रक्रिया तो सही ना ना, कोर्ट ने प्रक्रिया को तो सही माना ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट प्रक्रिया पर ही क्यों बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चीजों को क्यों छोड़ दिया, ये तो प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रहा है कि हम अकादमिक नजरिए से अगर जानने की कोशिश की जा रही तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्ट सिर्फ प्रक्रिया के तहत सरकार सही है यही बताने के लिए है, ये एक प्रश्न है कि बाकी मुद्दे 120 लोग मारे गए थे नोटबंदी के दौरान लाइन में लग करके, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पूछा जाएगा? ओके ओके, यानी आपने कहा कि फैसला जो है उसे अलग नजरिए से भी समझना चाहिए, सिक्के के दो पहलू हैं। नोटबंदी की प्रक्रिया को सही कहा है, परिणाम को नहीं, जो बात विपक्ष भी कह रहा है। खैर, गुरेश शेख भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। गुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्थिक नजरिए से भी गुरेश शेख जो हैं वो तथ्यों के आधार पर चर्चा को रखते हैं, तो इसीलिए गुरेश शेख जी मैंने खास तौर पर आपको आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। मैं एक बात समझना चाह रहा था, फिर मैं प्रीतपाल जी आपके पास आता हूं। 6 साल में, मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं गलत हूंगा उसको दुरुस्त करिएगा, बहुत राहत भरी खबर है आप लोगों के लिए नोटबंदी का मसला, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि 6 साल में एक बार भी आपने नोटबंदी का जश्न नहीं मनाया ना। नोटबंदी पर आपने मंच से वोट मांगा कि हमने नोटबंदी की है, वोट दो हमें। तो क्या अब तो बीजेपी जश्न मनाएगी इस फैसले के बाद, आने के बाद, या फिर अभी भी नहीं? गुरेश शेख जी। 3-4 सालों की ही बात करूं मैं, हमने बालाकोट के ऊपर कब जश्न मनाया, हमने 370 के ऊपर कब जश्न मनाया? नहीं मनाते। इतनी, देखिए, इतना काम कर रही है सरकार, इतना काम कर रही है, किस किस पर जश्न मनाओगे? हर दिन जश्न मनाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? नहीं, 370 पे आप वोट मांगते हैं, आप सीए पर वोट मांगते हैं, आप एनआरसी पर वोट मांगते हैं, लेकिन नोटबंदी पर वोट नहीं मांगते और ना ही नोटबंदी को आप अपनी कामयाबी की लिस्ट में गिनाते हैं। तो अब आप जश्न मनाएंगे ना सर इस कोर्ट के फैसले के बाद? मेरा सवाल ये था। आपके चैनल पर कई बार मैंने नोटबंदी के विषय में बोला है। आपने जब भी प्रश्न किया मैंने यही बात बार बार कही है कि मैं मानता हूं कि नोटबंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर नहीं की होती तो आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगता और काफी हद तक हमारी इकोनॉमी बची हुई है, क्योंकि हम अच्छा, तो इससे भी ज्यादा धक्का लगता है इकोनॉमी को? डेफिनेटली बहुत नुकसान होता, और जो करेंसी फ्लोट हो रही थी उसका चेहरा नहीं था। आप देखिए ये चीज कि चाइना के अंदर भी ये हो रहा था, और चाइना के अंदर जिस प्रकार से प्रॉपर्टी का बबल फूला था वो अब जाके जो एक्सप्लोड हुआ है, 30% ऑफ जीडीपी काउंट करती है चाइना की प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के मार्केट पर, और उनकी कीमतें एकदम आधी होके बैठ गई है। बड़ी बड़ी जो कंपनी, अब आप जश्न मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे नोटबंदी का? देखिए, जश्न क्यों नहीं मनाते?
हम तो जब भी हमारी बात होती है हम जश्न मनाते हैं, लेकिन इतना काम किया है, किस किस चीज पे जश्न मनाएंगे और इतना काम आगे करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियां कई कई पीढ़ियों तक जश्न मनाएंगी। इतना अच्छा, काम किया है मैं इस पार्टी ने, क्योंकि इस प्रीतपाल जी के सरकार पास ने। जा रहा हूं। प्रेम जी कह रहे थे नोटबंदी की प्रक्रिया पर फैसला आया है, परिणाम पर नहीं। बीजेपी उस पर जिक्र नहीं करती है। नहीं, परिणाम तो आप बताइए, आप प्रक्रिया के अलावा भी बहुत सारी चीजें कोर्ट ने कही है। अपने आपको कुछ उदाहरण के साथ और आज के जो मेजोरिटी जजमेंट के ऊपर बातें हैं उसके विषय में कहूंगा। प्रक्रिया के ऊपर भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें ही एक जजमेंट, एक लाइन जो आई है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये कहा गया है दैट द पर्पस ऑफ द डीमोनेटाइजेशन वाज प्रॉपर। सुन लीजिए, that the purpose of demonetization was proper and that there was a reasonable nexus between the objectives of clamping down on money, black money, terror funding, etc. नहीं नहीं, ये तो आपने दलील में अपनी बात रखी थी ना, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। प्रक्रिया के ऊपर भी बिल्कुल देखिए, जहां तक आरबीआई की बात भी आती है जो बार बार कही जा रही थी, उसके ऊपर मेजोरिटी जजमेंट क्या कहता है कि देयर वाज अ प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई डेटिंग। गुरेश शेख जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब मैं प्रीतपाल जी के पास रुक करूं तो देश को, हिंदुस्तान की आवाम को नोटबंदी से मिले 5 फायदे बताइए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आप ही ने फैसला लिया था जी। 5 फायदे बताइए, नोटबंदी के बाद देश को क्या फायदे मिले? 5 फायदे। बिल्कुल, देखिए, यदि मैं सबसे पहली बात करूं तो कश्मीर में कैलेंडर निकला करता था हड़तालों का, वो हड़तालों का कैलेंडर और पथरावों का काम वो बंद हो गया। इस देश में जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन आज के समय डिजिटल हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। बिना नोटबंदी के वो संभव नहीं था। मैं तो व्यूअर्स को बोलता हूँ, देखिए आप हम 4-5 लोग पैनल में बैठे हैं, लेकिन हमको देखने वाले जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में है। उनसे मैं पूछता हूँ कितने हो भैया जो यूपीआई का यूज करते हो? मैंने साथ में बटुआ रखना लगभग बंद कर दिया। बटुआ होता भी है तो उसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, कैश लगभग नहीं के बराबर होता है। ये डिजिटलाइजेशन का उपयोग है और इसका फायदा हमको मिल रहा है। फिर आप बात कीजिए कि रियल एस्टेट में जो बिना नाम की पैसा घूम रहा था और मार्केट से रियल एस्टेट के रेट इतने बढ़ा दिए थे कि आम आदमी, अच्छा, मतलब काला धन खत्म हो गया, उस पर कंट्रोल हुआ। तीसरा फायदा, चौथा फायदा, मतलब काला धन खत्म हुआ, आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, काला धन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, एक कंट्रोल हुआ है। देखिए, काला धन बन नहीं रहा है। अच्छा, बन नहीं रहा है काला धन, कि जो पुराना काला धन तो अभी भी है, उसमें कुछ निकला तो फिर ये ईडी जो रोज छापे मार रहा है विपक्ष के घर पे जाकर और वहां से जो पैसा बरामद हो रहा है, वो उसको क्या बोलेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि दुनिया की एक भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होगी जहां बिल्कुल काला धन शून्य हो। ठीक, 3 फैसले हो गए, 3 आपने कहा, 3 फैसले, आगे चौथा। भाई साहब, बड़ी स्पष्ट बात बोलूं, खुल के बोलता हूं मैं कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के दलाली का अड्डे बन गए थे, खत्म हो गए। आप दिल्ली में बैठे हो, चेक कर लीजिए। अच्छा, पहले नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दलाली के अड्डे थे, अब वो खत्म हो गए। अच्छा, और पांचवा साउथ एवेन्यू में सुन लीजिए, अब ये भी सुन लीजिए, नॉर्थ एवेन्यू और पांचवा कदम बताइए जिसको जैसे मैं मानूं कि नोटबंदी कामयाब। आज जो विश्व में जो आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आज हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे कम है आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो अगर हमारे यहाँ अभी मैं फैक्ट्स के साथ आगे आऊंगा, जो बातें आपने कही, जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु गिनवाए, फैक्ट्स के साथ आऊंगा। लेकिन प्रीतपाल जी, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन प्रीतपाल जी, एक बात आपसे, जो सुना आपने गुरेश शेख जी ने जो बात कही, अब तो आप लोग नहीं बोलेंगे ना नोटबंदी को लेकर? हर मंच पे आप लोगों ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, आरोप लगाए, और वो आरोप कोर्ट में टिक नहीं पाए। माफी मांगेंगे आप लोग देश से? देखिए तिलक जी, 2016 में नोटबंदी आई और 2017 में तकरीबन 3 राज्यों में चुनाव थे, 5 राज्यों में। उस 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी को बहुत अच्छी तरह से रखा था। अगले जो 18 और 19 के या 17 के जो चुनाव थे उसमें नहीं रख पाई, क्योंकि उसको समझ में आने लगा था कि नोटबंदी जो है देश के लिए बहुत गलत था। 3 मुख्य मुद्दों को लेकर कितनी सीटें आई थी प्रीतपाल जी इस वक्त? अगर मैं सही हूं तो 325 सीटें मिली थी बीजेपी, मिली थी, नो डाउट।
2019 उस पे उसके हम- बाद हुआ वो चुनाव भी बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल। जीती थी, मैं गलत तो बिल्कुल नहीं? बिल्कुल तिलक जी, प्लीज विनय जी को जोड़ लीजिए। हाँ, मैं एकदम आ जाता हूँ। 3 बिंदुओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने आए थे कि इससे कालाधन पर रोक लगेगी, जो डुप्लीकेट नोट है या अनाधिकृत जो नोट बाजार में हमारे इकोनॉमी में आ गए थे वो खत्म हो जाएंगे, और तीसरा टेरर फंडिंग यानी आतंकवादियों पे नकेल कसी जा सकती है। क्या आज हम 6 साल बाद इस बात को कह सकते हैं अपने दावे के साथ कि ये तीनों चीजें सही हुई हैं? अगर आपके सही हुई सामने तो बोल तो कालाधन रहे कहाँ है? हैं, आपके सामने गुर्रेज जी कह तो रहे हैं। नहीं, गुलेज जी जो बातें कह रहे हैं वो तो माननीय ऑनरेबल जो जज हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि 4 जजों ने इस बात को कहा, तो एक जज ऐसे भी थे जो इन्होंने इस बात को गलत कहा कि ये गलत था। तो ये ध्वनि मत से नहीं दिया हुआ ये जजमेंट है, और ये प्रक्रिया के ऊपर जजमेंट है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये बार बार कल के न्यूज़पेपर से या उसकी कॉपी अगर हम निकलवाएंगे उसके बार बार इस बात को कहा गया है प्रक्रिया। देखिए, गाड़ी चलाने का अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आप गाड़ी से एक्सीडेंट करते हैं उसकी सजा अलग है, और गाड़ी आप आराम से चला रहे हो तो उसके लिए तरीके अलग है कि रेड लाइट पे आपको गाड़ी रोकनी है, कोई अगर क्रॉस कर रहा हो वहां पे ब्रेक मारनी है। ये प्रक्रिया भी उस लाइसेंस के साथ जारी होती है। मगर उस गाड़ी से अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तब ये देखा जाता है कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपके पास लाइसेंस था कि नहीं था, आप नशे में थे कि नहीं थे। ठीक उसी तरह से प्रक्रिया के ऊपर कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो 26/2 के तहत नहीं, आप कह रहे जो थे ना, कानून आप बनाओ उसके प्रीतपाल तहत जी, उन्हें प्रीतपाल जी, प्रक्रिया का पैमाना सही क्या है? पालन किया। पैमाना क्या है? आप एक कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि भैया जनता की अदालत में भी हम गए और जनता ने नोटबंदी को जायज माना, तभी तो जनता ने हमें वोट किया। वो ये कह रहे हैं देखिए, उत्तर प्रदेश तिलक का जी- चुनाव था तब हमें वोट मिला, 2019 में हमें वोट मिला, तो जनता अगर नहीं चाहती तो हमें वोट क्यों देती? देखिए, चुनाव जो होता है वो मुद्दों पे चुनाव तो करते नहीं, मुद्दा विहीन चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी कराती है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान कराकर भाई से भाई को लड़ा के चुनाव लड़ाती है। वो तो हर इन मुद्दों चुनाव को में लेके हिंदू नहीं मुसलमान जाती। पे वोट चलता है, आप ये कह रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देख लीजिए फिर दिल्ली आम जैसे आदमी चुनाव पार्टी में को दिल्ली में जो वोट मिला तो वो हिंदू मुसलमान करके वोट मिला। हमको हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मिलता। हमको हमारे अच्छा, काम तो के मतलब हिसाब से बीजेपी वोट को मिलता है, आपको नहीं मिलता? भारतीय जनता पार्टी चाहे 2020 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे सर, अभी आप लोग एनसीपी का चुनाव निकला था, जनमत को तब भी ठुकरा वहाँ देते हैं। आतंकवाद फैलाने की नहीं, बात कर प्रीतपाल रही जी, थी। आप जनमत को ठुकरा देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आवाम बीजेपी को वोट कर रही है वो हिंदू मुसलमान के लिए कर रही है। देखिए, गुमराह करके अभी खुद ही लव जिहाद जैसा एक कानून लेके आ रहे हैं अपने राज्यों में। वो तो गुमराह करने की बात तो कहता है कि गुमराह करके सर, अभी हिंदू बात के बच्चों को नोटबंदी की मुसलमान है, के साथ प्यार नोटबंदी कर की रहे है। हैं। ओके, तो विनय गुमराह मिश्रा भी हमारे करके साथ इस वोट कार्यक्रम अगर का हिस्सा प्राप्त बन कर गए रहे हैं हैं तो कांग्रेस की तरफ से। मैं आ रहा हूं प्रीतपाल जी, आ रहा हूं। जी। मैं पहले एक कमेंट ले लूं। विनय मिश्रा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं क्लियर कर दूं, लाइव में कमेंट आ रहा था कि कांग्रेस पिक्चर में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पिक्चर में आ चुकी है। हाँ विनय जी, सवाल यह था कि अब यह मुद्दा भी क्या कांग्रेस के हाथ से निकल गया, जिस मुद्दे के आधार पर हर मंच पर आप लोग यह कहते थे कि नोटबंदी ने देश की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाया, तबाह कर दिया, तो अब कोर्ट ने उस प्रक्रिया को सही ठहराया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस ने नोटबंदी को गलत माना है और अभी मानती है। ये मुद्दा इसकी आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला था। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी को नोटबंदी से अगर केवल कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ हो और कांग्रेस पार्टी इस वजह से इस मुद्दे को उठा रही हो, वो कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझा और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जिस भी मुद्दे को उठाया वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो फिर जनता ने वोट क्यों नहीं किया आपको? एक मुझे जानकारी चाहिए थी कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन रहा हूं विनय जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी को कितना फायदा हुआ नोटबंदी का। लघु उद्योग, जो सूक्ष्म उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनको कितना फायदा हुआ नोटबंदी का। और नोटबंदी से जिस काले धन को प्रधानमंत्री ने जिस काले धन को विनय जी, वो सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि यही तो बात आपने हर मंच पर कही ना। क्या जजों ने नोटबंदी की नीयत पर शक जताया? नहीं ना। नोटबंदी के बाद दो बार जो रघुराम राजन उर्फ पटेल को जो बदला गया, आखिर क्यों बदला गया? क्यों चले गए वो भारत छोड़ के?
आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनको बदलना पड़ा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? अगर नोटबंदी इतनी ही सही थी, जो वित्त मामलों के जानकार थे उन्होंने अपना पद क्यों छोड़ दिया, क्यों इस्तीफा दे दिया? विनय मिश्रा जी, मैं पूछ लूंगा गुलरेज शेख जी से, लेकिन राफेल, सेंट्रल व्यवस्था और अब नोटबंदी पर फैसला अगर गलत था, तो फिर नोटबंदी के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को जनता ने फिर से क्यों चुना? देखिए, जनता ने क्यों चुना, इसकी एक नहीं कई वजह है जनता ने क्यों चुना। नोटबंदी का जो असर है वो तुरंत नहीं हुआ और जनता इस बात को धीरे धीरे अब समझ रही है। और नोटबंदी का फायदा किसको हुआ, आप ये भी देखिए। अच्छा, तो मतलब 6 साल तक जनता ही नहीं समझ पाई। नोटबंदी से प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्रों को फायदा हुआ और ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नोटबंदी के बाद ही जियो, मानी जी का जो जियो है वो नोटबंदी के बाद ही उभरा है। और गुलरेज शेख जी, जवाब दीजिए जो विनय मिश्रा सवाल उठा रहे हैं। कह रहे सवाल तो वही जस के तस है ना, आप प्रक्रिया को सही बता रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे आपने मुझसे पूछा कि 5 इसके लाभ गिनाए, मैंने आपको 5 लाभ गिना दिए। अब विनय मिश्रा जी बोल रहे हैं कि रघुराम राजन जी क्यों हट गए। अरे भैया, रघुराम राजन जी क्यों हट गए? वो तो भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होकर फिर राहुल गांधी के ने उनका इंटरव्यू लेकर बता दिया। सम्मिलित हुए हैं ना, जब हटे थे तब की बात करिए। अरे मेरे भाई, वो हम तो बोलते ही थे, जानते थे ना कांग्रेस ही है वो। वाह 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 वाह, क्या बात है, आपने कांग्रेस ही थे वो, और उसके बाद उर्जित पटेल भी कांग्रेस ही रहे होंगे। देखिए, उर्जित पटेल ने कुछ कहा अभी तक नहीं, और जो इतिहासकार आपने निकाल दिया वो ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। कहने का मतलब ये, अब ऐसे तो कहा जा सकता है। कहते रहे, आप उनको इतिहासकार कहें, आप उनको IAS कहें, आप उनको गवर्नर कहें, लेकिन हिंदुस्तान सुन लो मेरे भाई, आप इतिहासकार बोलिए या कलाकार कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन एक बात तो है ना, उस आदमी की वजह से 6% से भी नीचे, 5.5% से भी नीचे देश का इन्फ्लेशन दर है, जब दुनिया भर के ज्यादातर देशों में डबल डिजिट पे चल रहा है। तो आप कुछ भी कहते रहिए, तो आपके इकोनॉमी से तो अच्छे इतिहासकार है। आपकी इकोनॉमी, आपकी जो स्मृति ईरानी जी थी, वो 400 450 सिलेंडर पर कितना उछालती थी, इतना मुद्दे को उछाल नहीं थी। आज वही सिलेंडर 1100 को मिल रहा है तो इकोनॉमी ठीक है। अब मुद्दा नहीं है। तब इन्फ्लेशन की दर हिंदुस्तान में, तिलक जी आप निकाल कर देख लीजिए, 13% थी, जो आज 5.5% पे इतनी बात कर रहे हो आप। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप एक चीज को उठा के लाओगे। अरे भैया, इकोनॉमी जो होती है वो फिक्सड होती है। और अगर सुन लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी और इतना ही समय हुआ था जितना मोदी सरकार को हुआ है, तो आवाम जो थी ना आपके खिलाफ सड़क पर होती थी। और आवाम कब सड़क पर होती है? जब सरकार काम नहीं करती है, सरकार निकम्मी होती है, सरकार भ्रष्टाचारी होती है, सरकार का इकबाल नहीं होता है। ना सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार काम कर रही है, सरकार का इकबाल है, इसलिए आवाम हमारे साथ है भाई। अभी गुजरात में आपने देख लिया क्या हालत हो गई आपकी। मतलब आप देखो, भाई वेकअप, स्मेल द कॉफी, डोंट बी लाइक राहुल गांधी। आप फैसले को, आपके जो भी कार्य उनको समर्थन दे रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसीलिए वो ठीक है। और जो कांग्रेस एक मिनट विनय जी, मसला नोटबंदी का है, आज गैस के सिलेंडर का मुद्दा नहीं है। आज गैस के सिलेंडर का मुद्दा नहीं है, मुद्दा नोटबंदी का है। यही कांग्रेस की कंफ्यूजन है। एक मिनट, आज मुद्दा नोटबंदी का है, गैस के सिलेंडर का नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार 1 मिनट। विनय जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि कोर्ट नियत पर फैसला लेता है या फिर कानून पर, जिसको लेकर कोई चर्चा या बहस नहीं हो रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हासिल हो रहे हैं। तो नोटबंदी को लेकर फैसला और फैसले के बाद खड़े हुए सवाल, ब्रेक से पहले उन्हीं सवालों का जवाब हम तलाश रहे थे। हम सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। प्रेम जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं एक बार फिर से। कोर्ट की नियत, क्योंकि कोर्ट ने नियत पर सवाल नहीं उठाया, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कोर्ट नियत पर फैसला देता है या फिर कानूनी प्रक्रिया पर? देखिए तिलक जी, कोर्ट के पास क्या याचिका गई थी? कोर्ट के पास जो याचिकाएं गई थी
उसके हिसाब से नोटबंदी का जो निर्णय था वो सही नहीं था। अब सही नहीं था, इसको प्रक्रिया के आधार पर भी देख सकते हैं, इसको परिणाम के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया कि क्योंकि इसके नतीजों को तो हम उलट नहीं सकते, न इसको फैसले के अंजाम पर कुछ कह सकते हैं, इसलिए उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। तो जब एक पूरे विषय को ही नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इस पर बात ही नहीं करते। नहीं, विषय को कैसे नकार दिया? प्रक्रिया की तो बात कर रहे थे कि नहीं गुर्रेश शेख? जो वही बात तो मैं प्रेम कह जी रहा कह हूं रहे हैं, पूरे विषय को कैसे नकार दिया? मैं कह रहा हूँ दो हिस्से जो हैं इसके, एक तो कि वो जिस तरीके से लागू हुआ वो कानून सम्मत था कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो कानून सम्मत है। उसमें एक जज ने अपनी आपत्ति भी रखी कि कानून सम्मत नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन बाकी जो ठीक, गुर्रेश शेख जवाब दीजिए प्रेम जी का, फिर प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूँ, विनय जी आपके पास आऊंगा फिर। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की चीजों को आप अगर ढंग से देखें तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं उसमें, कि उन्होंने उसके उद्देश्य के विषय में भी बात की है और उसकी प्रक्रिया के विषय में भी बात की है। तो दो ही तो चीजें होती हैं, एक उद्देश्य होती है, प्रक्रिया होती है। और आपने मुझसे 5 फायदे पूछे, मैंने आपको 5 फायदे भी गिना दिए। नहीं, मैं उस फायदों पर आऊंगा, उस फायदों को एक अलग आंकड़े उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जो बात प्रेम जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं नतीजों पर बात कहां की है कोर्ट ने? नहीं, तो फाइनली कोर्ट पे जो सूट था, जो क्लेम, जो केस लगा था, वो किस चीज के ऊपर था? वो प्रक्रिया के ऊपर था, तो प्रक्रिया पर बात होगी। लेकिन उन्होंने उसकी क्यों किया गया उसके ऊपर भी बात की है और प्रक्रिया पर भी की है। प्रेम जी दोनों ही तो बात हुई है। आप फाइनली जो चीज फाइल करोगे उसी के ऊपर बात करेगी ना कोर्ट। और ये तो इनके माननीय चिदम्बरम जी ने फाइल किया था। नहीं, वो उनके मानने नहीं है, वो पत्रकार है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि नहीं, वो पत्रकार हो गए, लेकिन फाइनली चिदम्बरम साहब भी थे उसमें। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तो सुना जाए कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो इसके नतीजे हुए, आर्थिक परिणाम आए, उसको हम बदल नहीं सकते, उस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। तो बात जायज खत्म हो गई। तो कोर्ट ने तो इस बात पर विचार नहीं किया ना कि 120 लोग मरे थे लाइन में लग करके, देखिए गलत था, उस पर तो बड़ी स्पष्ट बात है। देखिए दूसरे एस्पेक्ट है उस पर भी नहीं किया, केवल इस बात पर विचार किया कि ये जो फैसला था कि वो केंद्र सरकार का फैसला था और आरबीआई ने उस पर हामी भरी, ये सही था या गलत? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, आरबीआई का फैसला नहीं था और ये केवल भारत सरकार का फैसला था। जवाब दीजिए गुर्रेश जी प्लीज, जल्दी से, फिर प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। और आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट को आप डिक्टेट करना चाहते हैं कि कोर्ट ये करे, कोर्ट को नहीं करे, कोर्ट को ये करना चाहिए? देखिए फाइनली एक बात स्पष्ट है, और हम सब भी प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हैं, जो समय बीत चुका है वो वापस नहीं आता है। लेकिन दो ही चीजें हैं कि लीगल था, कॉन्स्टिट्यूशनल था कि नहीं था। तो कोर्ट ने उस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि लीगल था और कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब उसकी कामयाबी कितनी रही ये आप और हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे अभी आपने आरंभ में ही मुझसे कामयाबी के विषय में ही पूछा। प्रीतपाल जी, गुर्रेश जी कह रहे हैं प्रक्रिया पर सवाल था, वो प्रक्रिया बता दी कोर्ट ने कि बिल्कुल सही, जायज थी, तो आप लकीर खींचते रहिए और लकीर को पीटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता उन्हें वोट दे रही है। नहीं, मैं बार आपने 2 सवाल अभी सम्मानित पत्रकार महोदय से पूछा कि ये प्रक्रिया के ऊपर था, एक मंशा के ऊपर था। देखिए प्रक्रिया जो थी वो प्रक्रिया तो सरकार, सत्ता में बैठी हुई जो भी सरकार, चाहे कांग्रेस, भाजपा जी कांग्रेस करती तो कांग्रेस के हाथ में होता। जो नियम कानून थे, जो बात देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर 8 तारीख को टीवी के माध्यम से देश को बताया, वो प्रक्रिया अदालत ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा भी है, ये सुरक्षित है कि आज के मामले में उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रक्रिया संसद में जाके होनी चाहिए थी या विपक्ष के लोगों को विश्वास में लेके भी किया जा सकता था, ये बात भी उन्होंने कहा। मगर उन्होंने कहा कि उसको हम पलट नहीं सकते हैं। सही बात है, आज की डेट में यही तो सवाल है, अगर आप फैसला ले भी रहे थे तो उसको विपक्ष को साथ ले लेते, दिक्कत क्या थी उस फैसले में? नहीं तिलक जी, मतलब आप प्रीतपाल जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें पहले बता देते नोटबंदी की है, जो उनके पास काला धन था वो है सब समेट लेते। नहीं, ये इसका मानना है ना। आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा नेता था जो लाइन में लगा हुआ था? देश के जो 90 बड़े उद्योगपति है वो कितनी लाइन में लगे हुए थे?
वहां तो आम आदमी, हम और आप जैसे लोग वहां पे लाइन में लगे होते, पत्रकार महोदय जैसे लोग वहां लाइन में लग के अपने पैसे को सुरक्षित करने में लगे हुए थे। वहां जी, इनके जल्दी बड़े से, फिर विनय जी आपके पास आ रहा हूं। सेट लाइन में नहीं लगे हुए थे। तो ये भी देश को समझना चाहिए। 120 मौतें भी उसमें हुई हैं, गुरेश शेख जी, जल्दी से अकारण प्लीज। लोगों ने नौकरियां अपनी गंवाई है। आज तक लोगों दंश देश हमारा झेल रहा है, फिर तुरंत आपने जीएसटी भी देश पे लगा दी। तो देश ये कभी नहीं मानेगा कि जो तरीका था वो गलत था। क्यों जिससे लोगों प्रीतपाल को जी, आपके नुकसान सामने हुआ, तो गुरेश शेख लोग जी ने मरे। कहा कि क्या आतंकी टेरर फंडिंग नहीं रुकी, क्या पत्थरबाजी कहाँ कश्मीर रुकी? में नहीं रुकी? सर तिलक जी बता दें, अभी प्रवक्ता बैठे हो भारतीय जनता पार्टी के, काला धन कितना आया? 5,520 करोड़ रुपए खाली काला धन आया देश में। आज तक की बात मैं बता रहा हूँ। गुरेश जी, जल्दी से प्लीज, फिर उसके बाद विनय जी आपके पास आ रहा हूं। 2016 में नोटबंदी हुई थी, 5,520 करोड़ बस। क्या 5,520 करोड़ की इकोनॉमी हमारे देश की है? अब मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल गुलेश बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और जितने भी ये लोग हैं, इनको ये बात जानना चाहिए कि ये जो नोटबंदी थी चोटों के लिए थी, आम जनता के लिए नहीं थी। और यदि पहले से बात हो जाती, मालूम पड़ जाती, तो जो चोटते हैं ना अपने धन को इधर उधर कर देते और देश का कोई लाभ नहीं मिलता। और जितने लाभ मैंने आरंभ में गिनाए हैं वो सब रुक जाते। अब आतंक का जहां तक कनेक्शन की बात है, आप बताइए नोटबंदी होने के उपरांत कितने बड़े कश्मीर के बाहर कितने बड़े हादसे हुए। एक बड़ा सर कितना आतंकवाद रुका देश में, कितना आतंकवाद रुका, कितना काला धन देश में आया, कितने नकली नोट। आरबीआई की रिपोर्ट है सर, आरबीआई की रिपोर्ट है 52% हमारी करेंसी में 2 नंबर की जो फर्जी नोट है वो आ चुके हैं हमारी करेंसी में। आज की डेट की बात है, आरबीआई की रिपोर्ट है कि 52%, देखिए 52% जाली नोट आ गए हमारे करेंसी में आज भी। क्या कल नोटबंदी होने जा रही है फिर? ये आरबीआई की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है सर। जब ये चुप हो गुरेश जी अपनी पार्टी का बचाव करते हुए भूल जाते हैं कि वो भारत के नागरिक 130 करोड़ में ये भी आते हैं। कितना आतंकवाद रुका ये बता दीजिए, कितना काला धन आया ये भी बताइए देश को। गुर्रेश जी, देखिए तिलक भाई, जाहिल बीच में टोकते हैं, मैं किसी को टोकता नहीं हूँ। और अगर सबने बोल दिया हो तो फिर मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूँ। सर प्लीज कंटिन्यू। तो पहली बात तो जो कोर्ट में चीज गई थी वो प्रक्रिया को लेकर गई थी, वह चीज क्लियर हो गई। कल तक यही लोग अपना गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि नोटबंदी इल्लीगल है, नोटबंदी इल्लीगल है। अभी तो प्रीतपाल जी वही सवाल उठा रहे हैं ना, सवाल तो वही जस के तस बने हुए हैं जो सवाल प्रीतपाल जी उठा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि अब वहां से इनका मुंह बंद हुआ तो अब दूसरी बातें कर रहे हैं। सब मैंने गिनाया इनको कि क्या क्या फायदे हुए, वो भी ये नहीं बोल पाया, वो इनसे जब हजम नहीं हुआ। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, उसके बाद से इतने प्रदेशों के चुनाव हुए, देश के चुनाव हुए, आप जनता में ये सब चीजें लेके गए, जनता ने जूता उठा के आपके मुंह पे जोर से मारा, उसके बाद ही आप बोले आ रहे तो बोलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ा? जूता मारा मतलब मैं समझा नहीं। चुनावी जूता ही पड़ा इनके मुंह पे। अच्छा, चुनावी जूता मारा तो मतलब जहां आप लोग हारते हैं वहां चुनावी जूता लगता है। देखिए एक चीज होती है जय और एक होती है पराजय और एक होती है कि धूमिल हो जाना। हम जय पराजय में तो होता है, हमारे साथ भी पराजय होती है, जैसे भी हिमाचल प्रदेश में हुई, लेकिन धूमिल नहीं हुए। नहीं 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 नहीं, फिर आप अधूरी बात बोल रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2016 में नोटबंदी के बाद हम चुनाव जीते ही हैं, तो फिर एक पैमाना ये भी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर विनय जी आपके पास आ रहा हूं। 2016 में नोटबंदी के बाद अगर मैं गलत हूंगा तो प्रेम सर उसको दुरुस्त कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में आप चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ में आप चुनाव हारे, राजस्थान में आप चुनाव हारे, कर्नाटक में आप चुनाव हारे, गोवा में आप चुनाव हारे। हारे कि नहीं हारे गुरेश शेख जी? फिर मैं से क्या मानूं? और जीते कितने? और हम कहीं पे भी धूमिल नहीं हुए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हर जगह धूमिल हुई है, चाहे गुजरात का भी पूरी तरह से धूमिल हुई है, उत्तर प्रदेश में मटिया मेल हो चुकी है, केंद्र में इनका 2 टर्म हो चुकी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाया। हम जय पराजय यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर वोट मिल रहा है तो कुल मिलाकर ये फैसला सही है। ओके 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 विनय जी, उसके फायदे भी गिनाए। विनय जी अभी मैं आ रहा हूं सर, अभी मैं आंकड़ों के साथ आ रहा हूं, लेकिन विनय जी आपने राफेल का मुद्दा उठाया, वो धराशायी हो गया। आपने सेंट्रल बस्ता का मुद्दा उठाया, वो धराशायी हो गया।
अब नोटबंदी का मुद्दा आपने उठाया, वो भी धराशायी हो गया। जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? देखिए, जनता देख रही है, जनता को मुंह दिखाने की बात नहीं है, जनता हर चीज देख रही है और जनता इसका जवाब देगी। आज जो ये झूठ का मायाजाल कर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, कब तक? एक आठ के आगे ज्यादा दिन तक चढ़ने वाले नहीं है। और जिस दिन का ये झूठ का महल टूटा, उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि फ्री का राशन देने से जनता को लुभाना बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है। यही मीडिया थी। अच्छा, फ्री के राशन से याद आया मुझे, 2000 के नोट 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिलने जा रहा है। नहीं, 2000 के नोट पर जो चिप लगाने की बात की थी, तो वो चीज आज क्या 2000 नोट बाजार में दिख रहे हैं आपको? क्या ये 2000 के नोट काले धन के रूप में संचित नहीं हो रहे हैं? क्या आने वाले कल में ये काला धन रुक जाएगा? जैसे बता रहे किसी भी देश में काला धन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये बात, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि भारत देश में काला धन कितना वापस आया। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, क्या चले गए? और 2016 के बाद से रामदेव हो, अडानी हो, अंबानी हो, इनकी संपत्तियों में कितनी वृद्धि हुई, इनकी कितनी नई कहाँ नई कंपनियां खर्च कर दी। ओके गुरेश शेख, विनय जी ये कह रहे हैं, ओके विनय जी ये कह रहे हैं, विनय जी कह रहे हैं अब कोर्ट ने तो फैसला प्रक्रिया को लेकर सही बोल दिया ना, तो 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे सबके खाते में। देखिए, 15 लाख की जो बात थी वो किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी आप भी जानते हैं और समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी वो। और यहाँ तक की बात है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा सुनो, अरे यार सुनो, अरे भाई साहब, अरे विनय जी सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। देखिए, ये तो बहुत कुछ आ चुका है। 5 लाख रुपए की आप बात करें तो आयुष्मान, गिनते जाइए आप, 2 से 2.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास योजना का। अरे अच्छा, 15 लाख का हिसाब दे रहे हैं। एक मिनट विनय जी, 15 लाख का हिसाब दे रहे हैं, वो कह रहे 15 लाख कैसे खाते में आए वो बता रहे हैं। खाते में आना चाहिए ना, ये क्या हिसाब है? एक मिनट आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी मरीज विनय जी पहली बार नहीं है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो चल रहा है, दुनिया में हमारी साख बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, आयुष्मान योजना से कितने लोगों को लाभ मिला ये गिना दीजिए आज तक। आयुष्मान योजना से आज तक देश को कितने लोगों को लाभ मिला? पूरे कोरोना काल में 2100 लोगों को लाभ मिला मात्र। लेकिन पूरे कोरोना काल में 2 साल में 2100 लोगों को लाभ मिला, उसके अलावा किसी को लाभ नहीं मिला आपकी आयुष्मान योजना के तहत। आप गलत कह रहे हैं सर, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ सारी बातें। 2120 लोगों को लाभ मिला मात्र कोरोना काल में आपकी आयुष्मान योजना से। की बात है। और दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है, उसके बाद लोगों को लाभ मिलता है, 1 करोड़ तक का लाभ है वहाँ पे। आप लुटियंस वालों की प्रॉब्लम क्या है? आप लुटियंस जोन को हिंदुस्तान समझते हो और हिंदुस्तान मेरे जैसा गांव देहात में रहता है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास नहीं सर आप बता नहीं पाए, अभी तक नहीं बता पाए कि काला धन कितना वापिस आया। फिर आप देखो, जो जाली नोट थे वो खत्म हो गए, जब ये मुंह क्या टेरर फंडिंग खत्म हो गई, ये 3 चीजें प्रधानमंत्री ने कही थी और कहा था जिस चौराहे पे मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। मैं बुला रहा हूँ, हजरतगंज के चौराहे पे आ जाए प्रधानमंत्री, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हजरतगंज में लखनऊ में रहता हूँ, हजरतगंज के चौराहे पे प्रधानमंत्री आएंगे, मेरे सवाल का जवाब लेने आएंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था मुझे 50 दिन का टाइम दो, आज मैं बोल रहा हूं मैं लखनऊ में रहता हूं, हजरतगंज चौराहे पे प्रधानमंत्री आएंगे मेरे सवाल का जवाब देने। क्या है सर? ये प्रधानमंत्री ने कहा था गुलेब शेख जी, मैंने नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था अगर नोटबंदी खराब होगी तो 50 दिन में मुझे जहां बुलाना मैं आ जाऊंगा। मैं बुला रहा हूं, आ जाए, मैं सवाल पूछूंगा अकेला और आऊंगा, वहां प्रधानमंत्री आएंगे, मैं सवाल पूछूंगा उससे। देखिए मैं देश का नागरिक हूँ। अरे मेरे भाई आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, बड़ी खुली बात है, आप वही बात कर रहे हैं, आप घुमा रहे हैं बात को। आप अभी तक नहीं बता पाए कि काला धन कितना वापिस आया, तभी में क्या जाली नोट खत्म हो गए, बता पा रहे हैं। एक मिनट टेरर फंडिंग खत्म होगी, उस पर आपका कोई जवाब नहीं है। 1 मिनट प्लीज विनय जी आप दो लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, एक ही व्यक्ति को जवाब देना है, कम से कम एक एक करके आराम से पूछिए ना विनय जी। प्रीतपाल जी
जी बिल्कुल, मैं आराम से बैठा हूँ। देखिए जब ऐसा है एक मिनट तिलक जी अभी तक आपने जो जो सवाल पूछे इन्होंने एक जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने 3 बातें कही थी तिलक जी कि देश से काला धन खत्म हो जाएगा, जवाब लूंगा, लेकिन जो जाली नोट है वो चले जाएंगे, टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रेम और जी, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी तिलक जी, मैं कंप्लीट कर लूं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था अगर मैं 50 दिन के अंदर नोटबंदी को सही नहीं बता पाया तो मुझे जिस चौराहे पे बताइएगा मैं आऊंगा। मैं तब से प्रधानमंत्री को आवाज लगा रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से गुलरेज से कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हजरतगंज के चौराहे पे आ जाए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, वार्ता करना चाहता हूं आई टू आई। क्या वो आएंगे? प्रेम जी, मेरा सवाल यह था कि जो बात गुलरेज शेख जी कह रहे हैं, फिर पैमाना क्या है? अगर फैसला सही था या गलत था तो जनता की अदालत में जाकर इन्होंने उस मुद्दे को रखने के बाद चुनाव में गए और जनता ने सर माथे लिया। क्या नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता या फिर उनकी स्वीकार्यता कम हुई? अगर वही बात तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था कि इतने साल बाद इस तरह से हम सवालों का उत्तर कैसे निकालें, तो इसलिए उन चीजों पर जवाब न देते हुए सिर्फ प्रक्रिया पर उन्होंने बात की कि प्रक्रिया के हिसाब से ये सही था। तो अब आप देखिए आने वाले समय में इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला है, तो प्रक्रिया के हिसाब से तो वो भी सही निकलेगा, सदन में पारित होके बना है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का इम्पैक्ट जो है सारे मतलब कोर्ट के फैसले को आप ना कोर्ट के फैसले को पूरी तरह दरकिरार कर दें। आप राफेल पे आपको यकीन नहीं, कोर्ट के फैसले पर आपको सेंट्रल व्यवस्था के फैसले पर यकीन नहीं, आपको नोटबंदी के फैसले पर यकीन नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपका अपना कानून चलता है। सुन लीजिए तिलक जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राफेल पर भी जो था उसमें सील बंद लिफाफे के आधार पर था, और सील बंद लिफाफे में ये बात कही गई थी कि राफेल का मूल्य के बारे में पीएसी को बता दी गई है, सीएजी की जानकारी में है, लेकिन फैक्ट्स गलत निकला, न सीएजी को पता था न पीएसी को पता था। तो इसका मतलब है कि गलत फैक्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। गुलरेज शेख जी, बोलिए कि मैं क्यों सवाल उठा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? देखिए चुप रहना चाहिए। ये कैसा है पता है तिलक भाई, फैसले की अंतर समीक्षा की, फिर रिव्यू किया कि एक गलत फैक्ट के आधार पर उसके फैसले दे दिए, क्या सवाल नहीं उठेगा? पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। और सर राफेल के ऊपर फ्रांस ने जांच बैठा रखी है। एक मिनट गुलरेज शेख, अगर ये फैसला जैसा आप लोग कह रहे हैं कि मसला प्रक्रिया का था और ये फैसला जायज है, तो क्या 120 लोगों की जो जान गई नोटबंदी के दौरान, गई कि नहीं गई, वो सही था? देखिए अभी अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहेंगे तो मैं कैसे कहूँ कि ये नोटबंदी के कारण गई कि घर पे नहीं जाती, ये बातें नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब 120 लोगों की जान गई थी कि नहीं? क्योंकि ये बार बार कोर्ट किया जाता है, नोटबंदी के दौरान 120 लोगों की जान गई थी। बात खत्म? नहीं, बात क्या, देखिए मैं ऐसे संवेदनशील विषय पे कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा। जान एक व्यक्ति की भी बहुत क्या बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। सिंपल फॉर्मूला बता नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक आंकड़ा और जिसका मैं कर रहा हूं, बेरोजगारी आपने कहा नहीं बढ़ी। एक प्लीज ट्वीट प्ले करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाकई बेरोजगारी नहीं बढ़ी तो 8.3 बेरोजगारी दर 16 महीने में सबसे ज्यादा कैसे हो गई? सीएमआई का आंकड़ा है सर ये। तो फिर ये बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मैं इसे क्या मानूं? नहीं, अगर आप बेरोजगारी को केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देख रहे हैं, ईपीएफ के ही नजरिए से देख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन स्वरोजगार भी एक चीज होती है। और मैं एक अच्छा, तो मतलब ये बेरोजगारी नहीं, क्योंकि यही सीएमआई के आंकड़े आप जो है 2014 से पहले दिखाते थे, मैं इसलिए पूछ रहा था सर। सुन लीजिए, किसी देश में भी अगर 12% से ही दुनिया भर मानी जाती है ये बात कि किसी देश में भी यदि 12% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर जनता सड़क पे होती है। क्या काला धन खत्म हो गया? लेकिन ऐसा है नहीं गुरेज जी, क्या काला धन खत्म हो गया? देखिए, मैं आपको फिर वापस वही बात रिपीट करूंगा जो कुछ देर पहले मैंने रिपीट करी थी। काला धन दुनिया के किसी देश पे भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। चोरी हुई, बाकी जितने भी उल्टे काम हैं, मर्डर हुआ, चाहे किसी तरह की भी रंगदारी हुई, कि दुनिया के किसी देश में पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन कम हो जाती है। नहीं, एक सवाल, आपने नोटबंदी को लेकर जो बात कही, क्योंकि मैं
समझना चाह रहा हूं और देश भी इस बात को समझना चाहेगा, आंकड़ों के हिसाब से कि आप ये कह रहे हैं कि नोटबंदी कामयाब हुई। अगर कामयाब हुई नोटबंदी जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आज देश में जो देश की इकोनॉमी में करीब 31 लाख करोड़ रुपया है, 31 लाख करोड़, और 2016 में कितना था? 17 लाख करोड़ रुपया। काले धन पर रिपोर्ट है कि स्विस बैंक में 30,500 करोड़ रुपया जमा है, जो 14 सालों में सबसे हाई है। नोटबंदी का दावा जो आप कर रहे हैं, अगर वो सही है तो फिर करीब 99.3 वही पैसा वापस आ गया, 80 लाख औसतन। इससे ज्यादा तो छपने में हमारा पैसा खर्च हो गया, तो फिर इसे कैसे हम सही माने? देखिए, उस समय जब नोटबंदी हुई थी तब भारत की इकोनॉमी का जो साइज था वो लगभग 1.8 ट्रिलियन था। आज वो लगभग 2.7 ट्रिलियन से ऊपर है। तो उसी रेशो में आप दूसरी चीज सर, आज मौजूदा इकोनॉमी में हमारे पास 31 लाख करोड़ का कैश और 2016 में 17 लाख करोड़ था। कल से ये 8 ट्रिलियन डॉलर की होगी तो फिर उसका फायदा बढ़ेगा। चीजें आप ये देखिए ना कि इकोनॉमी भी एक्सपांड हुई है। आज दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं हम, तो उस रेशो में चीजें भी तो बढ़ी है। आपने कहा काला धन आ गया, तो मैं उसी लिए पूछ रहा था सर। ये तो फिर फेक करेंसी के जो आप जिक्र कर रहे हैं, आरबीआई का ही डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। सदन में सवाल था और सरकार ने इसका जवाब दिया था और सरकार ने मोहर लगाई थी। 500 रुपए के नकली नोटों में 102% का इजाफा हुआ है और 2000 के नकली नोटों में 55% का इजाफा हुआ है। फिर इसे मैं क्या मानूं? ये चीजें हमेशा दुनिया भर में चलती रहेंगी, लेकिन इन पर कंट्रोल हम वही कर रहे हैं ना। सर, आप तो कह रहे थे कि भाई रुकिए। अभी आपने देखा कि कितने समय से आपके हाथ में 2000 का नोट आया है। सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं, अगर नोटबंदी कामयाब थी और 2000 का नोट सही था, तो फिर आपने बंद क्यों कर दिया उसको? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस ये ऐसी चीजें होती हैं जो सतत प्रक्रिया होती है। ऐसी नहीं होती कि एक चीज आज कर दी और फिर खत्म होगा। ये सब कंटिन्यू करते रहना चाहिए और करते रहना पड़ता है, और हम कर रहे हैं, तभी चीजें साफ सुथरी चल रही हैं। सर, एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी, नोटबंदी के वक्त 500 और 2000 के नोट में सबसे ज्यादा, क्योंकि 9 लाख करोड़ के आसपास जो है वो नोट गायब हुए 2000 के। इस हिसाब से आरबीआई के पास हिसाब नहीं है इसका। और 6 साल पहले यानी कि 8 नवंबर को आपने जो है 500 और 1000 रुपए के 15% जो है 15 लाख करोड़, माफ करिएगा, अर्थव्यवस्था से बाहर हुए। फिर एंट्री हुई 500 की और 2000 के नोट की, और 2000 के नोट भी अब गायब हो गए ना सर? बिल्कुल, इसको गायब करना नहीं बोल रहे, इसको डीमोनेटाइजेशन है ये। अच्छा, रीमोनेटाइजेशन। देखिए, डीमोनेटाइजेशन ठीक और रीमोनेटाइजेशन ये ऐसी प्रक्रिया होती है कि डीमोनेटाइजेशन वंस इन अ व्हाइल होता है और रीमोनेटाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, हमसे ज्यादा यूएस डॉलर का होता है। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर काला धन भी वापस आ गया, काला धन भी वापस आ गया। कभी कोई चीज नहीं होगी। ओके, थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। विनय जी आपका भी, प्रेम जी आपका भी, प्रीतपाल जी आपका भी, और गुरेज शेख जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरेज शेख आर्थिक नजरियों से भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह फैसला क्यों सही था, और सुरक्षा के नजरिए से भी। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कम होना एक संकेत और संदेश भी है, जिसका जिक्र सरकार कर रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।